नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त और संसदीय समितियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिससे संसद को संबोधित करने का अधिकार? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद के सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? यानी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, क्या भारत का महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं, वो भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लागू उसे हटाया, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपये वेतन मिलता है? तो 90,000। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन? महान्यायवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उससे संबोधित करने का अधिकार? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता था? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो महान्यायवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले सेक्शन में अब हम लोग सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य को उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं? तो महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन एवं लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है था? तो संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं कब? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वो रिटायर हो जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148। दोस्तों अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद के दोनों सदनों को में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला प्रश्न, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त दोनों यानी कदाचार और अक्षमता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति करने में वर्जना है? तो कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो A.K. चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसको? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती? तो लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देश गाइड के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, लोकसभा
तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है कि अधिकारिता सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, तो केवल एक सही है, यानी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है, तो संसद की है। अगला प्रश्न, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, तो हाँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी वॉचडॉग के रूप में की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, तो रक्षा लेखाओं का संकलन करना। दोस्तों अब इस भाग में हम संसदीय समितियों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो 1991 में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया, तो संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। संसदीय समिति की प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया, 17 समितियों ने। अगला प्रश्न, संसद के कितने प्रकार की समितियाँ होती हैं, तो स्थायी समिति और तदर्थ समिति। दोस्तों अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ, जिसे एडहॉक कमेटी बोला जाता है। स्थायी समितियाँ स्थायी एवं नियमित समितियाँ हैं जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है, तो उपयुक्त सभी। तो इसमें प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और नियम समिति है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो प्राक्कलन समिति क्या है, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी और प्राक्कलन समिति की जो अध्यक्ष नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। कुल सदस्य होता है 30, जिसमें सिर्फ प्राक्कलन समिति से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य भाग ले सकते हैं। चुनाव का तरीका होता है एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। लोक लेखा समिति के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोला जाता है। एक संसदीय समिति है जो सार्वजनिक धन और संसाधनों के उपयोग के लिए सरकारी संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्टों सहित सभी संबद्ध वित्तीय अभिलेखों की जांच करती है। इस समिति को सरकारी खर्च के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा चुने जाते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में हमने देखा था सिर्फ 30 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से की जाती है। अब हम लोग नियम समिति के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इसका कार्य सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना और इन नियमों में से किसी भी संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश करना है जिसे आवश्यक समझा जा सकता है। लोकसभा के लिए यह 15 सदस्यीय निकाय है, जबकि राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है, तो प्रवर समिति। प्रवर समिति के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। भारत की संसद में कई प्रकार की समितियां हैं। प्रवर समिति तदर्थ समिति की सलाहकार समिति के अंतर्गत आती है। इसका गठन किसी विधेयक पर विचार करके उसकी रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। यह समिति विधेयक पर उसी प्रकार विचार करती है जैसे दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं। समिति के सदस्य अगर चाहे तो विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति को स्थायी मितव्ययता की समिति भी कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से सिलेक्टेड होते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद किस सदस्य की समिति है, तो लोकसभा की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो प्राक्कलन समिति है। दोस्तों सरकारी उपक्रम समिति के बारे में जानते हैं कुछ। तो सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसी सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है और समिति के साथ संयोजित किए जाने के लिए राज्यसभा द्वारा 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है, तो अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नहीं, ये सही नहीं है दोस्तों। तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये सही है। संसद में प्राक्कलनों को के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है, तो लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, जो कि 30 इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वो कौन समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, तो प्राक्कलन समिति। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संसद की वो स्थायी समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं।
लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से ले जाते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से वह पदाधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है? तो लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो उपयुक्त सभी, यानी कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। विधेयकों पर प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कोई निश्चित नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसद की समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न, संसदीय समितियों का गठन का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी एवं उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक के परीक्षण करना, सभी है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या होती है? तो 30 होती है और 15 होती है, यानी 30 लोकसभा से 15 राज्यसभा से। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 30 और 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को सुमेलित करना है दोस्तों। तो संसदीय समिति दिए, उनके कार्य दिए गए हैं। तो प्रवर समिति जो होती है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति होती है वो होती है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। और प्राक्कलन समिति होती है बजट में विभागीय व्यय की जाँच करना। तो डी ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो प्राक्कलन समिति। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। तो सभी हैं, 1, 2, 3। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस सर्विसेज एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।